2 हफ्तों में सीमा की शादी है और वो आज शादी का लहंगा खरीदने शहर की सबसे बड़ी दुकान पर आई है। क्या भैया, सही दाम लगाओ ना। दीदी ये बिल्कुल सही दाम ही है। चलिए सिर्फ आपके लिए 100 रुपए और कम कर देता हूँ। 100 रुपए? 100 रुपए कम करने से क्या होता है? 50,000 का लहंगा है, 2-3 हजार तो कम कीजिए। सीमा मोल भाव करने में माहिर थी। उसने मोल भाव करके 50,000 का लहंगा खरीद ही लिया। शादी एक ही बार होती है, इसीलिए शादी का लहंगा भी ऐसा होना चाहिए कि लोग बस देखते रह जाएं। ऊपर से इस लहंगे में ना जाने एक अलग ही आकर्षण है जो पल भर में हर किसी को अपने जादू से दीवाना बना ले। सीमा दुकान से बाहर आकर सामने बने मैकडोनल्ड के आउटलेट में जाती है, जहां वो बर्गर और कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड ड्रिंक तो खत्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ। फिर सीमा बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश कि इसकी मैचिंग की सुंदर सी ज्वेलरीज और सैंडल भी मिल जाए। उसके इतना कहती है, उसके सामने उस लहंगे के मैचिंग की बेहद ही खूबसूरत ज्वेलरी और सैंडल उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। तभी वेटर बर्गर देकर वहाँ से चला गया। बर्गर खाते हुए सीमा कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के इस बर्गर का स्वाद भी नहीं आ रहा। काश कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा आ जाता। उसके इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब सीमा समझ चुकी थी कि जब से उसके पास ये लहंगा आया है तब से उसके साथ ये जादू हो रहा है। इसका मतलब ये कोई जादुई लहंगा है। अब जल्दी से घर जाती हूँ और इससे अपने बाल मांग के देखती हूँ। माँ पापा बहुत खुश होंगे। वो जादुई लहंगा लेकर सीमा अपने घर जाने लगती है। आज उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्ते में उसकी शादी है और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया जो कि जादुई था। सीमा यही सब सोच रही थी कि तभी पीछे से दौड़ते हुए कोई आया और उसके हाथ से लहंगे का बैग छीनकर भाग गया। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, चोर चोर। सीमा उस चोर के पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वो चोर तेजी से भागते हुए सीमा को चकमा देकर भीड़ में कहीं खो गया। सीमा रास्ते पर ही रो पड़ी। मेरा ब्राइडल लहंगा, मेरे 50,000 का जादुई लहंगा। 2 हफ्तों में मेरी शादी, अब क्या होगा? मेरी शादी कैसे होगी? सीमा रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ सरला ने सब कुछ सुनकर कहा, चिंता मत कर बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है तुम्हें? बेटी, भगवान पर भरोसा रख। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उन्होंने तेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ लिख रखा हो। इतनी मुश्किल से तो ये शादी पक्की हुई थी। एक ही सपना था मेरा कि शादी में एक अच्छा सा डिजाइनर लहंगा पहनो। अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सीमा रोती रही। सीमा के पिता अमीर तो है, लेकिन सीमा के सर पर ज्यादा बाल नहीं है। बचपन में उसे एक बीमारी हुई थी जिसके कारण उसके आधे बाल झड़ गए, जिस वजह से सीमा की शादी ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से एक लड़के ने सीमा को पसंद किया था, वो भी दहेज के लालच में। उस लड़के का नाम रोहित था और वो बस एक ही चीज चाहता था। उसने सीमा से कहा था, सीमा, तुम्हें तो पता है कि तुम आधी गंजी हो और मेरे रिश्तेदार इस बारे में बात का बतंगड़ बनाने वाले हैं। अब तुम ऐसा लहंगा पहनना कि सभी की नजर लहंगे पर रहे, तुम्हारे बालों पर नहीं। ठीक है जी। सीमा को बुरा लगा कि उसका होने वाला पति उसे लेकर शर्मिंदा है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। लहंगे के लिए उसने बहुत मुश्किल से अपने पिता से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन अब लहंगा भी चोरी हो गया था। लेकिन सरला भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी के बाल लौटा दो। बालों की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है। आपको तो सब कुछ पता ही है। कुछ करो भगवान, कुछ करो। उधर उस चोर ने वो लहंगा चुरा कर 5,000 रुपए के बदले चोर बाजार में बेच दिया। इधर सीमा हर रोज रोती रही, अब मेरी शादी नहीं होगी, मुझे दूसरा लहंगा चाहिए। सीमा के पिता मनोहर उसे समझाने लगे, बेटी, दूसरा लहंगा खरीदने का पैसा नहीं है मेरे पास। वैसे ही दहेज में इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। पिताजी प्लीज मुझे 50,000 रुपए दे दो। उस लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं होगी। बहुत रोने धोने के बाद मनोहर ने सीमा को 20,000 रुपए दिए। वो पैसे लेकर सीमा फिर से दुकान पर चली गई। भैया, मेरे पास 20,000 रुपए है, मुझे वो वाला लहंगा मिल सकता है क्या जो मैंने कल खरीदा था? अरे आप नहीं बहन जी, वैसा लहंगा तो एक ही था। अब तो 1 लाख देने से भी वो वाला लहंगा नहीं मिल सकता। हाँ। सीमा दुखी होकर घर चली आई। सरला ने कहा, बेटी, मैं तेरे लिए लहंगा खरीद कर लाऊंगी, देखना उसमें भी तू बहुत अच्छी दिखेगी। सीमा फिर भी दुखी ही रहने लगी। सीमा की सहेली पूजा भी ये सुनकर दुखी हो गई, लेकिन उसने सीमा से कहा, सीमा, तू इतनी दुखी क्यों है? रोहित तुझसे शादी कर रहा है, तेरे लहंगे से नहीं। ठीक है, मैं भी तेरे लिए लहंगा ढूंढती हूँ। सरला सीमा के लिए एक लहंगा ले आई और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। अपनी माँ का लाया हुआ लहंगा पहनकर सीमा शादी के लिए तैयार हो गई। रोहित बारात लेकर आ गया, उसके रिश्तेदार भी आ गए और वो लोग सीमा को देखकर हंसने लगे। ये कैसी दुल्हन है, इसके सर पर तो बाल
वाली नहीं है। हाँ हाँ, दहेज के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है हमारे रोहित को। ये सब सुनकर रोहित गुस्सा हो गया। वो सीमा पर गुस्सा निकालने लगा। सीमा, मैंने तुमसे कहा था ना ऐसा लहंगा पहनना कि सभी बस लहंगे की ओर देखें। ये क्या पहना है तुमने? महंगा लहंगा खरीदने के पैसे नहीं है क्या? माफ कर दीजिए मुझे। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर सीमा और उसके घर वाले रोने बैठ गए। उधर पूजा लहंगा ढूंढते ढूंढते चोर बाजार चली गई थी और वहाँ जाकर उसे वो वाला लहंगा दिखा। अरे वाह, ये लहंगा तो बढ़िया है। कितने का है भैया? 10,000 रुपए का मैडम। इतना सस्ता? दे दीजिए मुझे। लहंगा लेकर पूजा दौड़ती हुई मंडप में आ गई। सीमा, सीमा ये लहंगा देख कैसा है। अरे ये तो वही जादुई लहंगा है, मैंने तो यही खरीदा था। तुझे ये कहाँ से मिला? चोर बाजार से। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। सीमा ने उस लहंगे को पहन लिया। ये जादुई लहंगे, काश कि मेरे सर पर काले घने रेशमी सुंदर बाल आ जाए। और तभी चमत्कार हो गया। एक जादुई शक्ति से सीमा के सर पर घने बाल आ गए। सीमा बहुत सुंदर हो गई। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। अरे ये क्या हुआ? मेरे बाल लौट आए। थैंक यू मेरे जादुई लहंगे। ये तो कमाल हो गया। ये सब भगवान का ही किया धरा है। सीमा को ऐसे देखकर रोहित ने कहा, सीमा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? थोड़ी देर पहले तो तुम शादी छोड़कर जाने वाले थे। अब गलती हो गई मुझसे। अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम मुझसे नहीं, मेरे पिता के पैसे और मेरी सुंदरता से प्यार करते हो। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जादुई लहंगे ने सिर्फ सीमा के बाल नहीं बल्कि उसका साहस भी लौटा दिया। सीमा ने शादी कैंसिल कर दी और सभी उसकी सुंदरता के दीवाने हो गए। और कुछ ही दिनों में सीमा को अपना जीवन साथी मिल गया और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। बेलापुर गांव में मलिका नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती थी। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसके बाल भी उतने ही खूबसूरत थे। जिसकी नजर भी उस पर पड़ती तो दोबारा उसे देखे बिना नहीं रह पाता। उसके बाल बेहद ही घने, लंबे और रेशम की तरह मुलायम थे। उसके बाल उसके घुटनों जितने लंबे थे। अपनी खूबसूरती के घमंड के कारण मलिका किसी से भी बात नहीं करती थी। एक दिन वो खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, हाय मलिका, जैसा तेरा नाम है वैसे ही तू अपने नाम की तरह खूबसूरत है। उसने की मलिका। मलिका अपने बालों की बहुत ही ज्यादा देखभाल करती थी। एक रात सोते हुए मलिका जोर से चीखते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतना घबरा क्यों रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे सारे बाल झड़ गए हैं और अब सब मुझे गंजी गंजी कह रहे हैं और मुझ पर जोर जोर से हंस रहे हैं। तूने कोई बुरा सपना देखा है मलिका। तू सारा दिन अपने बालों में ही खोई रहती है, इसीलिए तुझे ऐसे सपने आते हैं। अब तू परेशान ना हो और चुपचाप से सो जा। वो हर किसी से कोई ना कोई उपाय पूछती रहती थी और उस उपाय को जरूर अपनाती थी। विमला काकी, आपके बाल इस उम्र में भी इतने काले और घने कैसे हैं? बेटा, मैं अपने बालों में रोज रात को सोने से पहले नारियल का तेल लगाकर सोती हूँ, इसीलिए मेरे बाल घने और काले हैं। एक रोज मलिका नदी किनारे अपने बाल सुखा रही होती है। तभी गांव के राजकुमार आदित्य की नजर उस पर पड़ जाती है। वाह, कितने सुंदर और घने केश हैं इस स्त्री के। दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत है। अब तो हम इसी से विवाह करेंगे। अगले दिन ही उसके बारे में पता लगवाकर राजकुमार अपनी शादी का प्रस्ताव मलिका के गरीब माता पिता के घर भिजवा देता है। हमारे राजकुमार आदित्य कुमार आपकी पुत्री मलिका से विवाह करना चाहते हैं। क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल। हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा जो इस गांव के राजकुमार से हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ेगा। जब भी कोई मलिका के बालों की तारीफ करता, वो इतराते हुए कहती, मलिका यार तेरे बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अरे कहाँ यार, बहुत ही बेकार बाल हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। लेकिन मन ही मन अपने बालों की खूबसूरती की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होती। एक बार उस गांव में हिमालय से एक बहुत पहुंची हुई वैद्य आती है, जिसके चर्चे सारे गांव में होते हैं। तभी मलिका को भी उसके बारे में पता चलता है। भाई, सुना है हिमालय से एक वैद्य आई है और वो सबको तरह तरह की दवाइयाँ दे रही है। वैद्य? फिर तो मुझे भी उससे मिलना चाहिए और अपने बालों को सदा ऐसे ही खूबसूरत रखने के लिए जड़ी बूटी लेनी चाहिए।
मलिका उस वैद्य के पास जाती है और उससे कहती है, माता जी, मेरा नाम मलिका है और मैं अपने बालों से बड़ी परेशान हूँ। मेरे बाल ना बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और बहुत झड़ते जा रहे हैं। मैं अपने रूखे सूखे झाड़ू जैसे बालों से बड़ी ही परेशान हूँ। मेहरबानी करके मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे ये बच जाए। उस वैद्य ने जब देखा कि इतने खूबसूरत बाल होने के बाद भी वो ऐसा कह रही है, तो उसे समझते देर न लगी कि उसको अपने ऊपर कितना घमंड है। तो वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा कह रही हो तुम्हारे बाल बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे और फिर कभी भी नहीं बदलेंगे। इसके बाद उस वैद्य ने कुछ औषधियां उठाई और उसके ऊपर काफी सारे मंत्र बोलकर मलिका को दे दिए और बोली, ठीक है, तुम जब भी अपने बालों में कुछ लगाओ तो पहले उसको इस डिबिया में रखना, उसके बाद लगाना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मलिका बड़ी ही खुश हुई। फिर वो डिबिया लेकर वापस आ गई। इसके बाद तो वो जब भी बाल धोने जाती तो अपना शैम्पू पहले उस डिबिया में डाल लेती और जब तेल लगाने जाती तो पहले उस तेल को उस डिबिया में रखती फिर लगाती। देखते ही देखते 1 महीने के अंदर मलिका के सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये देखकर मलिका बहुत परेशान हुई और किसी तरह अपना गंजापन छुपाते हुए वैद्य जी के पास पहुंची और बोली, माता जी, ये आपने मुझे किस तरह की डिबिया दे दी? उसका इस्तेमाल करने से तो मेरे पूरे बाल झड़ गए और मैं पूरी तरह गंजी हो गई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, तुम्हारे झाड़ू जैसे बाल पूरी तरह से चले गए हैं। अब तुम्हारे बिल्कुल वैसे ही बाल आएंगे जैसा तुम चाहती हो। इतना कहने के बाद वो महिला वहां से गायब हो गई। मलिका ये देखकर हैरान हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पास उस वैद्य की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके सिर पर सचमुच में लंबे रूखे और झाड़ू के समान बाल आ गए, जिस वजह से वो बड़ी भयानक दिखने लगी। एक दिन शीशे के आगे बैठी मलिका खुद को आईने में देखती है तो सोचती है, कुछ दिनों में मेरी शादी राजकुमार से होने वाली है। अगर उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो पक्का ही इस विवाह के लिए मना कर देंगे। वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी राजकुमार के सैनिक राजकुमार का संदेशा लेकर आते हैं। कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का आयोजन है और राजकुमार जी ने आपको इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया है। कुछ देर सोचने के बाद मलिका कहती है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। हमारे यहाँ शादी से पहले दुल्हन को देखना अपशगुन माना जाता है, तो मैं समारोह में घूंघट करके आऊंगी और कोई भी मुझे चेहरा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उधर जैसे ही राजकुमार को ये बात पता चलती है, वो मुस्कुराकर मलिका की शर्त को मान लेते हैं। अगले दिन मलिका सुंदर सा रेशम का दुपट्टा सर पर ओढ़े घूंघट करके राजकुमार के महल पहुंच जाती है। दावत में तरह तरह के पकवान बने हुए थे। महल में नाच गाने से रौनक हो रखी थी। चारों ओर खुशी का माहौल था कि तभी अचानक तेज हवा चलती है और मलिका का दुपट्टा उड़कर राजकुमार के चेहरे पर गिर जाता है। राजकुमार जैसे ही उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाता है तो उसकी नजर मलिका पर आ पड़ती है। उसको देखते ही राजकुमार चीख उठता है, तुम भयानक औरत कौन हो और मेरी मलिका कहाँ है? तुम तो कोई चुड़ैल या डायन नजर आती हो। तुम तुरंत ही यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। मलिका भागकर वहां से चली जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसे अपने घमंड की सजा मिल चुकी है। उधर राजकुमार आदित्य ने मलिका को ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए थे। मलिका ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नकली बालों की एक लंबी चोटी बनाई और उसे सुंदर सुंदर फूलों से सजा दिया और अपने कांटेदार झाड़ू जैसे बालों को पूरी तरह से हटाकर उस नकली चोटी को अपने सिर पर चिपका लिया और राजकुमार से मिलने गई। मलिका को सुंदर बालों के साथ देखते ही वो झट से विवाह कर लेता है। मलिका हमेशा सोचती रहती, अगर राजकुमार जी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तब ना जाने क्या होगा। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन मलिका राजकुमार के साथ महल की बालकनी में खड़ी थी कि तभी वहां एक चील आई और उसकी चोटी उठाकर ले गई। राजकुमार उसको देखकर बड़ा हैरान होता है। मलिका का गंजापन देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा गंजा सिर अगले 10 दिनों तक बिना बालों के रहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है। मुझे कैसे भी करके उस बूढ़ी वैद्य महिला को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। अब तो वही मेरी शादी बचा सकती है। अगले दिन सुबह मलिका उस वैद्य को ढूंढने हिमालय के जंगलों में चली जाती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर थक हार कर उसे जंगल में एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस मंदिर में जाकर बैठ जाती है और माता की मूर्ति के सामने जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके सामने वन देवी प्रकट होती है। वो वही बूढ़ी वैद्य महिला थी। तभी मलिका उससे कहती है, माता,
मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अपने लंबे काले घने रेशमी बालों को लेकर जो मैंने घमंड किया था, उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब मैं कभी खुद पर घमंड नहीं करूंगी। कृपा करके आप मुझे मेरे बाल वापस कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही तुम्हारे लिए काफी है। इसके बाद वन देवी उसे आयुर्वेदिक तेल की शीशी देते हुए कहती है, यह लो पुत्री, इस तेल को रात को सोने से पहले अपने सिर पर लगा लेना। सुबह तक तुम्हारे सारे बाल तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रहे, आज के बाद अपने बालों और चेहरे की खूबसूरती को लेकर कभी घमंड मत करना। इतना कहकर वन देवी गायब हो जाती है। फिर मलिका वो शीशी लेकर अपने घर आ जाती है और रात को सोने से पहले वन देवी का ध्यान करते हुए वो उस तेल को अपने बालों में लगा लेती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो उसके लंबे काले घने और रेशमी बाल वापस आ चुके होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होती है। मेरे बाल मेरे बाल मुझे वापस मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वन देवी माँ। वन देवी की जय हो, जय हो, जय हो। उधर जैसे ही राजकुमार मलिका को वापस अपने बालों के साथ देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ वापस अपने महल ले जाता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।